हेलो से ढूंढना था, वो उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा था। आखिरकार उन्होंने जो यान को काफी लॉन्ग टाइम से नहीं देखा था, इसीलिए यहाँ पे वो खुद से ही कहते हैं कि यान जियो, तुम क्यों नहीं आए हो। आज वही दिन है जब आपको बेई और मोडी के साथ कॉम्पिटिट करना है। ये देखकर चीलिन भी काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें इसके बारे में पता ना हो। जिसपे गुली उन्हें बताते हैं कि मैं उनके घर पे व्यक्तिगत तौर पे गया था, हालांकि वो वहां पे मुझे नहीं मिले हैं। हालांकि मैंने जियोयान के गेट पे देखा था तो उसमें ब्लड के कुछ निशान बने हुए थे। ये सुनकर तो चिलिन काफी ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो ब्लड जियोयान का होगा। और इसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में बेई और मोडी की तरफ देखते हैं। ये देखकर मोडी भी एक इविल स्माइल पास कर देता है, जिससे चिलिन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हालांकि चिलिन यहाँ से उठकर बस अब उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी गोली उसे समझाते हैं और कहते हैं आपको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। हालांकि गुली इन दोनों से डरते तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन ये एक हाई रैंक के अल्केमिस्ट थे और बिना सबूत के अगर इनके ऊपर कोई भी एक्शन लिया गया तो वो भी सही नहीं होता। इस समय मोडी और बाई क्वी बांगे सॉरी इस टाइम पे मोडी और बेई काफी ज्यादा शांत और चिल दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इन दोनों चूतियों को लग रहा होता है कि फैंग जुन और वांग कुई ने तो जोयान को मिलकर मार डाला होगा। फिलहाल ये दोनों एक साइड पर खड़े हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जोयान अगर मर गया है तो अल्केमिस्ट एसोसिएशन में फर्स्ट रैंक किसको मिलने वाली थी, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका था। हालांकि गुली तो यहाँ पे बिल्कुल ही हर बात से अनजान थे, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि अगर जोयान को कुछ भी होगा तो बेई तो उसके पास कम से कम है ही। हालांकि तभी एक कोल्ड वॉइस आती है कि एल्डर गुली, हम यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, आखिरकार हाई रैंक के अल्केमिस्ट के बीच में कंपटीशन कब स्टार्ट होने वाला है। गूली जैसे इस वॉइस को सुनते हैं तो उनके फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बेकार से हो जाते हैं। इस वॉइस को सुनकर आसपास के लोग भी काफी ज्यादा आपस में बातें करने लगते हैं, क्योंकि वो भी काफी लॉन्ग टाइम से ही यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। इसके बाद मोडी और बेई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इसके बाद इशारों इशारों में ही बात करके बेई को समझा दिया जाता है, जिसमें बेई स्माइल करते हुए खड़ा होता है और गोली की तरफ देखते हुए कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट, लोग काफी लॉन्ग टाइम से अब वेट कर रहे हैं, तो हमें इस कंपटीशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग क्या पहले ही टाइम नहीं हो गया है? क्योंकि लोगों को ज्यादा टाइम तक वेट कराना ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार ये हम तीनों के बीच का एक कंपटीशन था, तो हमें पहले ही से स्टार्ट कर देना चाहिए। बेई की बात को सुनकर गुली काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और कहते बेटा रुक, तुझे बताता हूँ। साथ ही साथ जो स्क्वायर में बैठे हुए काफी सारे हाफ मार्शल एम्पायर लेवल के वॉरियर होते हैं, वो भी थोड़ा सा शौक होते हैं, क्योंकि वहां पे दो ही लोग थे जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट के लिए खड़े हुए थे, तीसरा तो अभी भी गायब था। इसीलिए वो खड़े होकर एल्डर गुली से पूछते हैं कि एल्डर गुली, मुझे याद है कि आपने 3 हाई रैंक के अल्केमिस्टों के बीच में कंपटीशन के बारे में बात की थी। प्रेजेंट टाइम पे तो यहाँ हमें 2 ही दिख रहे हैं, तो तीसरे अल्केमिस्ट यान जियो कहाँ पर है, क्या वो ठीक है? इस आवाज को सुनकर सभी की नजरें एल्डर गुली की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि सभी इस रीजन को जानना चाहते थे। तभी एक और एल्डर खड़े होते हैं और कहते हैं भाई यांग जियो ने सही कहा है, भाई यांग ने सही कहा है, अभी एक और यान जियो का आना बाकी है, इसलिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। तभी वे ही कहते हैं कि रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, आप अभी भी उस बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि मैं मोडी से नहीं हारूंगा, फिर भी आपने अपनी सारी उम्मीदें उस यान जियो के साथ रख दी हैं। इस तरीके से तो ये मेरी डिसरिस्पेक्ट है। उसकी आवाज को सुनकर गुली काफी ज्यादा नाराज बिहेवियर से बेई की तरफ देखते हैं, जिसके कारण बेई कांपने लगता है, क्योंकि वो उनके ऑरे की पावर को झेल नहीं पा रहा था। आखिरकार बेई 1 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पे था, जबकि गुली 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पे थे, जिनके बीच पावर का डिफरेंस काफी ज्यादा था। और ये जियोयान तो था नहीं कि ये पावर को गैप को कवर कर लेगा। तभी यहाँ पे एक एल्डर की आवाज आती है, जो कि ओल्ड डेमन हु होता है। वो एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है कि एल्डर गुली, आपको अपने ही लोगों पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। अगर वो यानजियो यहाँ पर नहीं आता है तो उसे सीधे तौर पर हारा हुआ घोषित कर देना चाहिए। आखिरकार वो यंग जनरेशन का ही तो मेंबर है, भले ही उसकी स्पिरिचुअल पावर उस लेवल तक पहुंच गई हो, लेकिन एल्केमी स्किल तो बहुत अलग चीज है, और मुझे नहीं लगता कि वो इन 2 पुराने साथियों का कंपटीशन कर पाएगा। और इसके बाद वो ओल्ड डेमन हु एल्डर गुली के ऑरे को रोक देता है, जिसके कारण बेई थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। ये देखकर ओल्ड एल्डर गुली कहते हैं ओल्ड डेमन हु, क्या तुम उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो? ओल्ड डेमन हु एक ओल्ड आदमी था, जिसे कि मोडी ने हाई कीमत को पे करके यहाँ पर इनवाइट किया था, क्योंकि उसे पता था कि जब तक ओल्ड हु यहाँ पे होंगे तब तक गुली कोई भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करेगा।
तभी वो फिर से कहता है कि मुझे लगता है कि आपको इन सभी प्रॉब्लम्स में उलझना नहीं चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग। अब चूंकि यानजियो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और वो इतनी हिम्मत नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एल्डर गूली को इसे स्टार्ट कर देना चाहिए। ये देखकर गूली काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं और इसके बाद ओल्ड डैमन हु की तरफ देखते हुए शांत तरीके से बोलते हैं, घोषणा करूं? क्या घोषणा करूं? ये देखकर वो ओल्ड घू कहता है, क्योंकि आप यहाँ पे अनाउंस नहीं कर रहे हैं इसीलिए मैं आपकी तरफ से अनाउंस कर रहा हूँ। और इतना कहने के बाद ही वो एल्डर गूली के आंसर का वेट नहीं करता और सीधा ही साइन होकर स्टेज पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे और कोल्ड वॉइस में बोलता है, क्योंकि वो छोटा साथी यानजियो 1 महीने पहले ही एशियन स्वेस सिटी को छोड़ चुका है। हालांकि वो साथी अल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक एल्डर था, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इसीलिए मैं ओल्ड गूली की तरफ से यह अनाउंस करता हूँ कि अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग को यानजियो के उच्च पद के अल्केमिस्ट एसोसिएशन में ना होने के, और इतना वो कह ही पाते कि अचानक एक आवाज आती है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद प्रेसिडेंट गूली। वास्तव में कुछ मामले हैं जिससे मुझे निपटने की जरूरत है, इसीलिए मुझे देर हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए मुझे माफ कर देंगे। और इसके बाद आसमान में एक ह्यूमन फिगर अपेयर होती है जो कि काफी ज्यादा साइन कर रही होती है। वो सीधा ही गूली के सामने अपेयर होता है, जिसका बदसूरत सा चेहरा होता है, काले कलर के कपड़े पहने हुए होता है, साथ ही साथ उसकी बॉडी में व्हाइट कलर की लाइटिंग पावर भी साइन हो रही होती है, जिसके कारण उसके आसपास चारों तरफ एनर्जी का फ्लक्चुएशन भी फैल गया होता है। और ये जियो यान की वही स्पेशल पावर होती है। और हाँ यार, ये अपना यान जियो यान ही है। जियो यान की उपस्थिति से सभी जगह काफी ज्यादा कोलाहल और हल्ला मचने लगता है। एल्डर गूली और चीलिन तो तुरंत ही उठकर खड़े हो जाते हैं और काफी ज्यादा अनट्रस्टेड बिहेवियर से जियो यान को देख रहे होते हैं। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि ये सच में आ गया। यहाँ गूली अपनी पावर के साथ जियो यान की बॉडी में हुए चेंजेस को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो अंदाजा लगा सकते थे कि 1 मंथ के भीतर जियो यान की जो फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर है वो काफी ज्यादा प्योर और हाई लेवल तक अपग्रेड हो चुकी है, मतलब ऑब्वियसली बढ़ गई है। और इस टाइम पे जियोयान की जो पावर है वो बेई से बिल्कुल भी कम नहीं थी। मतलब सीधा था कि अगर जियोयान अपनी पूरी पावर के साथ बेई के साथ कंपटीशन करता है तो बेई को हराना काफी ज्यादा आसान हो सकता है जियोयान के लिए। साथ ही साथ जियोयान जिस स्पीड के साथ यहाँ पे अपेयर हुआ था वो भी काफी ज्यादा चौंका देने वाली थी। हालांकि उन्होंने जियोयान की स्पीड के बारे में तो सुन रखा था, लेकिन उन्होंने आज जिस स्पीड को देखा था उसकी उन्होंने उम्मीद कभी भी नहीं की थी। तभी जियोयान आखिरकार एल्डर गूली की तरफ देखते हुए कहता है, चेयरमैन गूली, ऐसा लगता है कि आपने मुझे 1 महीने तक ना देखकर बहुत ज्यादा ही याद किया है। हालांकि आपने मुझे याद किया था तो भला मैं देरी करने की हिम्मत कैसे कर सकता था, इसीलिए मैं जल्दी ही वापस आ गया। हालांकि गूली कुछ बोल तो नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो स्माइल कर देते हैं, क्योंकि वो अपने दिल में यही चाहते थे कि जियोयान जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाए। अब तक सभी लोगों को पता चल गया था कि आखिरकार एल्डर गूली इतने लॉन्ग टाइम से इंतजार किसका कर रहे थे और इस चीज पे देरी क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो यान जियो का ही वेट कर रहे थे। साथ ही साथ वो जियो यान की बॉडी से रिलीज हो रहे ऑरे को देखकर ये अंदाजा लगा सकते थे कि जियो ने अपना 1 मंथ बर्बाद बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पे गूली जो कि अपनी बॉडी में रिलैक्स फील कर रहे थे, वहीं पे मोडी और वेई के तो हाव भाव ही हरे हो चुके थे और इनकी तो फटी में चल रही थी। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे सोचते हैं। उन्हें पता था कि फैंग जुन और बांगकुई जो कि लॉन्ग टाइम से इस एरिया में पॉपुलर थे, जियोयान जो कि केवल एक 3 स्टार मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर था, वो उससे मिलकर नहीं हरा पाएंगे। इसलिए इन्हें लगता था कि कहीं उन दोनों ने जियोयान के साथ कोई एग्रीमेंट तो नहीं कर लिया। इसीलिए उनके फेस इंप्रेशन तुरंत ही काफी ज्यादा बदसूरत हो जाते हैं और इसके बाद वो सीरियस होते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, लगने वाले हैं। मतलब इन्हें अब तक समझ में आ गया था कि जियोयान को हराना और जियोयान के साथ डील करना उतना ज्यादा इजी नहीं है जितना इन्होंने सोचा था। यहाँ पे जो ओल्ड डैमन हु था वो भी काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने जियोयान की जो स्पीड देखी थी वो शायद उससे कम नहीं थी, लेकिन जियोयान की पावर केवल 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर थी, इसीलिए वो भी काफी ज्यादा शॉक में था। जियोयान के साथ कुछ देर तक बात करने के बाद गूली अचानक से हवा में अपेयर होते हैं और ओल्ड डैमन हु के सामने खड़े होकर अपने हाथ पीठ के पीछे रख के बड़े प्राउड तरीके से कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि सभी लोगों ने काफी ज्यादा वेट किया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के एल्डर यानजियो पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, इसीलिए मैं अब अनाउंस करता हूँ कि अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग स्टार्ट की जा रही है। और उनके इतने कहने के बाद पूरी ही जगह पर तालियां बजना स्टार्ट हो जाती हैं। हालांकि ये आवाज मोडी और वेई के कानों में चुभ रही होती है।
और ये बात ओल्ड हु को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा उदास तरीके से और एरोगेंट और सॉरी गाइस, खांसी आ रही है यार, काफी ज्यादा क्रूएल्टी से एल्डर गूली की तरफ देखता है और वो काफी ज्यादा उनसे नाराज भी होता है। हालांकि ऐसा लगता था कि गूली ने भी इस चीज को फील कर लिया, इसीलिए वो तिरछी नजर से ओल्ड हु की तरफ देखते हैं। हालांकि उन्हें पता था कि उनकी पावर ओल्ड हु के बराबर ही है, इसीलिए ओल्ड हु यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि आखिरकार ये उनका एल्केमिस्ट एसोसिएशन एरिया था और अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। आई मीन यहाँ पे गूली के पास काफी सारे हेल्पर्स थे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसमें से चीलेन और काफी सारे आए हुए एशियन स्पेस सिटी के वॉरियर्स थे। आखिरकार गूली ने जब अनाउंस कर दिया तो वो एरिया यानजियो और बाकी लोगों को सौंप कर वो वापस से अपनी सीट पर चले जाते हैं और जियोयान को स्माइल करते हुए देखते हैं। इसके बाद वहां पे पत्थर के 3 चबूतरे अपीयर होते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े बड़े थे, जिसके बाद वो तीनों ही लोग हवा में उड़कर उन तीनों ही चबूतरों में जाकर बैठ जाते हैं। हालांकि जियोयान जैसे ही आगे बढ़ता है तो तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है और इसके बाद न्यू जियोयान वहां पे अपीयर होता है जो कि वापस से वहां पे आकर अपनी सीट को ले लेता है। यह जियोयान की एल्यूजनरी बॉडी होती है जो कि बिल्कुल ही जियोयान की तरह लग रही थी। हालांकि जियोयान यहाँ पे बाकी सभी लोगों को समझाने के लिए बहुत आलसी था, इसीलिए जियोयान ने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि जियोयान यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि वो प्रेजेंट टाइम पे अपनी एल्यूजनरी बॉडी को कहीं पर भी भेज सकता था, वो भी 9 ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी आर्ट के हेल्प से। हालांकि जियोयान यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और साथ ही साथ जियोयान को अपने दोनों ही अपोनेंट पे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन जियोयान को पता था कि टाइम मिलने पर इनसे सूद समेत हिसाब लिया जाएगा। हालांकि जियोयान की एल्यूजनरी बॉडी को देखकर मोडी काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन उसके पास भी ये सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए वो अपनी ब्लैक कलर की फ्लेम को अपेयर करता है जो कि मोडी के आसपास घूम रही होती है और काफी ज्यादा पावरफुल और रिलीज कर रही होती है। वो तुरंत ही एक ड्रैगन में चेंज होती है और जिसके बाद वो तुरंत ही एक ब्लैक कलर की कड़ाही में बदल जाती है जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। इसके बाद बेई जो कि मोडी के बगल में ही था वो अपनी ग्रीन रेड फ्लेम को निकालता है और इसके बाद वो भी काफी ज्यादा एरोगेंट बिहेवियर के साथ आसपास अपने ऑरा को रिलीज करती है और एक मेडिसिनल कुलड्रोन में कन्वर्ट हो जाती है। उन दोनों के बाद आखिरकार अब जिसकी बारी थी वो था अपना जियोयान, क्योंकि यहाँ पे जियोयान की हेवनली फ्लेम सभी ने देखी थी, इसीलिए वो बस जियोयान का ही वेट कर रहे थे कि यहाँ पे जियोयान क्या करने वाला है। क्योंकि बेई ने पहले ही अपनी फायर कुलड्रोन को कन्वर्ट कर लिया था, इसीलिए सबको यही लग रहा था कि जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम से कोई पावरफुल कुलड्रोन ही क्रिएट करेगा। हालांकि जियोयान ने भी उन सभी के दिल की उम्मीदों को समझ लिया था, लेकिन जियोयान तुरंत ही अपने चेहरे पे एक ईविल स्माइल पास करता है, क्योंकि जियोयान को पता था हेवनली कुलड्रोन क्रिएट करना तो उसके लिए पलक झपकने जैसा काम था। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जियोयान जिस चीज को रिफाइन करने जा रहा था वो एक डी टियर की मेडिसिनल पिल होने वाली थी और जियोयान ने इसे पहले कभी भी रिफाइन नहीं किया था, ये जियोयान का फर्स्ट टाइम होने वाला था। और क्योंकि जियोयान डी टियर की गोली को रिफाइन करना चाहता था, इसलिए वो थोड़ा सा घबराहट भी फील कर रहा था, क्योंकि वो इन दोनों ही साथियों से हारना तो नहीं चाहता था, इसीलिए जियोयान अपना यहाँ पे सबसे बेस्ट देना चाहता था। काफी देर तक जियोयान के झिझकने के कारण सभी लोग जियोयान की तरफ काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि एल्डर गूली और चीलिन भी जियोयान को ही देख रहे होते हैं और बस सोच रहे होते हैं कि आखिरकार यानजियो क्या सोच रहा है। हालांकि आखिरकार जियोयान अपने दिल में एक फैसला लेता है और इसके बाद जियोयान की स्टोरेज रिंग अचानक से साइन करती है, जिसके बाद वहां पे एक पावरफुल खतरनाक मेडिसिनल कुलड्रोन अपेयर होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और हाई लेवल का दिखाई दे रहा होता है। जैसे ही वो कुलड्रोन अपेयर होता है तो जजों की सीट में गूली और चीलिन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सेम इंप्रेशन मोडी और बेई के भी होते हैं। जियोयान का कुलड्रोन जैसे ही स्टेज पर नीचे आता है तो पूरा स्टेज कांपने लगता है और मकड़ी के जाले की तरह तुरंत ही उसमें क्रैक्स बन जाते हैं। जियोयान के उस कुलड्रोन से काफी ज्यादा पावरफुल और दबंग ऑरा रिलीज हो रहा होता है जो कि सभी का अट्रैक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे मोडी और बेई की पावरफुल फायर कुलड्रोन में किसी को भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो जियोयान के कुलड्रोन के सामने छोटे बच्चे की तरह लग रहे थे, दूध कम चाय। जब सभी लोग जियोयान के कुलड्रोन को देखते हैं तो वो बस एक ही साथ यही कहते हैं, प्रीहिस्टोरियस बीस्ट कुलड्रोन, ये तो एक मेडिसिनल कुलड्रोन है। और इसके बाद जजों की सीट में बैठे हुए चीलिन और गूली की जो कुर्सियां होती है वो तुरंत ही राख में बदल जाती है और इसके बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से देखते हुए कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एक हेवनली कुलड्रोन होना चाहिए जो कि हेवनली रैंकिंग में सेकंड नंबर पर है, लुओतिनयान कुलड्रोन।
जहां जियोयान की कढ़ाई को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, वहीं पे मोडी और बेई काफी ज्यादा उदास हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जियोयान जितना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा उनके लिए उतना ही ज्यादा खतरा है, क्योंकि उनकी लड़ाई जियोयान के साथ स्टार्ट हो चुकी है और अब उनमें से एक ही यहाँ पे सरवाइव कर सकता है। उन सभी को पता था कि लुओ तियान डिवाइन कुलड्रोन था, जो कि हाई लेवल के हाई रैंक के एशियंट सेक्ट के पास ही होता था, और वो इसकी काफी ज्यादा रक्षा भी करते थे और हमेशा अपने पास ही रखते थे। इस टाइम पे जियोयान के पास ऐसा डिवाइन कुलड्रोन होना किसी ने भी नहीं सोचा था। इसीलिए उन सभी लोगों को बस यही लग रहा होता है कि जियोयान इस समय किसी ग्रेट क्लेन से रिलेटेड होना चाहिए। बेई जब ये सोचता है कि जियोयान किसी एशियंट और पावरफुल क्लेन का मेंबर होगा तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसा है तो वो सिर्फ मर सकता है, मतलब बेई मरेगा। और इसके बाद वो मोडी की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा नाराज होता है। हालांकि मोडी के भी सेम ही हालत थी, वो भी काफी ज्यादा चौंका हुआ था और उसे भी कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना पता था कि अब वो जियोयान के सामने जिंदा नहीं बचने वाला है। हालांकि मोडी काफी ज्यादा क्रूअल इंसान तो था, लेकिन उसे पता था कि जियोयान के पीछे जो ग्रेट सेक्ट है वो उसकी डिसरेस्पेक्ट करने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठा सकता। उसे पता था कि एशियन स्विस सिटी के अंदर तो वो जियोयान को टच भी नहीं कर सकता, भले ही जियोयान अकेला है, लेकिन एक टाइम तो जरूर होगा जब जियोयान यहाँ से जाएगा। उस टाइम पे वो इसे मारने के लिए सोच रहा होता है। यहाँ पे मोडी बस यही सोच रहा होता कि अगर जियोयान ने फेंग जोन और बांगकुई को मार डाला है तो उनके पीछे के गोट या जिस सेक्ट से वे बिलोंग करते हैं उन्हें रोकना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए वो बस यही सोच रहा होता है कि वो जाकर उन दोनों के सेक्ट में इस चीज को इन्फॉर्म करेगा और इसके बाद वो लोग जियोयान से निपट लेंगे। साथ ही साथ उसे पता था कि बांगकुई के जो टीचर थे वो कोई नॉर्मल व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं थे, तो अगर जियोयान के हाथों उनका डिसाइबल मारा गया तो संभावना थी कि जियोयान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। और जब वो ये सोचता है तो अपने दिल में तुरंत ही स्माइल करने लगता है, और इसके बाद वो यही सोच रहा होता है कि जियोयान के मरने के बाद ये लुओ तियान डिवाइन कुलड्रोन वो अपने पास रख लेगा, और साथ ही साथ जियोयान की हेवनली फ्लेम भी उसी की होगी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी बताओ। ये जियोयान को मारने के लिए वहाँ इन्फॉर्म करने की सोच रहा है, ये वहां तक पहुंचने देगा जियोयान इसको। उस स्टेज पे जितने भी लोग बैठे थे वो सभी लोग उस डिवाइन कुलड्रोन के अट्रैक्शन में बैठे हुए थे, और साथ ही साथ ओल्ड डेमन हु इस समय थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने जियोयान के सामने जिस कुलड्रोन को देखा था वो उस कुलड्रोन से थोड़ा सा अनफैमिलियर फील कर रहा होता है। हालांकि वो अपने दिल में इस कुलड्रोन के बारे में याद कर रहा होता है कि आखिरकार वो इससे कैसे जानता है। हालांकि तभी गुली अपने स्टेज पर खड़े होते हैं और अपने दिल को शांत करने के बाद सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्योंकि सभी ने अपने अपने कुलड्रोन को निकाल लिया है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि अब कंपटीशन को स्टार्ट किया जाए। और इसके बाद वो 3 गॉड टियर फार्मूलों को निकालता है और कहता है कि ये मेरे एल्केमिस्ट एसोसिएशन के लॉन्ग टाइम से रखे गए हैं, और ये तीनों ही पिल फार्मूले एक ही लेवल के हैं। यहाँ पे सभी लोगों को पता ही होगा कि इस वर्ल्ड में पिल को कंप्लीट पिल, स्पिरिट पिल, एक्सट्रीम पिल और डिवाइन पिल में डिवाइड किया गया है। इसीलिए आप लोगों के पास जो भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट होंगे वो भी इक्वली ही होंगे और सेम लेवल के होंगे। आप जितनी ज्यादा पावरफुल पिल को क्रिएट कर पाएंगे वही लास्ट विनर होगा। साथ ही साथ जो जिस पिल के फॉर्मूले को रिफाइन कर पाएगा वो फॉर्मूला भी उसी का हो जाएगा। ये वर्ड सुनने के बाद तो जियोयान, मोडी और बेई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी को पता था कि गॉड टियर पिल का फॉर्मूला देखने को नहीं मिलता, और यहाँ पे तो वो फॉर्मूला उन्हीं का हो जाएगा, इसीलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। मोडी और बेई के पास भी इस टाइम पे 3 ही गॉड टियर के फॉर्मूले होते हैं, उससे ज्यादा उनके पास भी नहीं थे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि गॉड टियर पिल के फॉर्मूले कितने ज्यादा पावरफुल और प्रीसियस होते थे। गॉड टियर मतलब डी टियर। हालांकि हमारे जियोयान के पास तो एक भी गॉड टियर का फॉर्मूला नहीं था, ये भूखा नंगा भिखारी था, इसीलिए इसके लिए तो गॉड टियर के फॉर्मूले का काफी बड़ा अट्रैक्शन होने वाला था। गुली जियोयान के भावों को तुरंत ही समझ जाते हैं और इसके बाद स्माइल करते हुए वो देखते हैं कि जियोयान इस फॉर्मूले के लिए तो अपने सबसे अच्छा बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेगा, इसीलिए यहाँ पे जियोयान के जीतने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जियोयान की प्रेडिक्शन अगर वो करे तो जियोयान के पास लुओ तियान डिवाइन कुलड्रोन था, हेवनली फ्लेम थी, और इसके बाद जियोयान के पास एक डी टियर के मेडिसिन। हालांकि बेई उस स्क्रोल को पकड़ने ही वाला था कि जियोयान तुरंत स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके उसके पास अपेयर होता है और उसे एक थप्पड़ दे के मारता है, जिसका कारण उसका जो स्क्रोल होता है वो उसके हाथ से छूट जाता है। और इसके बाद जियोयान वापस से उड़ते हुए उस स्क्रोल को पकड़ने के लिए जाता है तो जियोयान देखता है कि नीचे मोडी एक स्क्रोल को पहले ही पकड़ चुका है, जिसे जियोयान पकड़ने जा रहा था। तो जियोयान को देखकर मोडी कहता है, छोटे साथी ये स्क्रोल मेरा है।
हालांकि जुआन उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो उसके साथ अभी फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन जुआन के दिल में काफी ज्यादा गुस्सा भी था। इसीलिए जुआन दूसरी जगह पर दूसरे स्क्रोल का पीछा करता है, लेकिन तभी वहां पे बेई अपेयर होता है और इसके बाद जुआन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है कि तुम इस स्क्रोल को नहीं ले पाओगे। और इसके बाद वो स्क्रोल को पकड़ता है कि तभी जुआन इविल स्माइल को पास करके अपना पावरफुल पंच क्रिएट करता है और इसके बाद उसकी तरफ शूट कर देता है। यह देखकर तो बेई तुरंत ही उस स्क्रोल को छोड़ता है और अपने सामने एक डुइकुई शील्ड को क्रिएट करता है। जैसे ही जुआन उस डुइकुई शील्ड को देखता है तो तुरंत ही अपने अंदर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद जुआन की जो पंच होता है जो कि बेई की तरफ शूट हो रहा होता है उसकी पावर फिर से बूस्ट अप हो जाती है और इसके बाद वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ बेई से टकरा जाता है और बेई की शील्ड मुश्किल से 10 सांस के अंदर ही टूट जाती है और इसके बाद बेई उस मैदान के बाहर दिखाई देता है। जिसके बाद जुआन आराम से उस स्क्रोल को पकड़ के अपने मंच पर लौट आता है और आते समय जुआन बेई की तरफ देखते हुए कहता है कि अभी तक आप मुझे समझे नहीं हैं। और साथ ही साथ जुआन का बिहेवियर काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड और एरोगेंट होता है उससे बात करते हुए। हालांकि जुआन तुरंत ही अपने मंच पे लौटने के बाद अपने आप को शांत करता है और फोकस करता है और इसके बाद जुआन अपने हाथ के स्क्रोल को ओपन करता है तो उसमें 7 वर्ड्स लिखे हुए थे जो कि था डी टियर मेडिसिनल पिल एम्परर कैलामिटी पिल। जुयान उस स्क्रोल को ओपन करके काफी ज्यादा चौंक जाता है। साथ ही साथ जुयान को ऐसा लग रहा होता है कि यह स्क्रोल जुयान के माइंड को कंट्रोल कर रहा है और जुयान उसके अट्रैक्शन में खो गया है। लेवल के वॉरियर के साथ भी फाइट कर सकते हैं, ये तो फिर भी 1 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर है। और इसके बाद सभी लोग बेई का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। तभी एक कहता है कि जुयान ने 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल को इसलिए पीछे कर दिया था क्योंकि उन्होंने एक पावरफुल डू स्किल का यूज किया था, लेकिन अभी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उस डू स्किल को परफॉर्म कर पाए। तभी वही व्यक्ति वापस से कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि यानजियो पहले ही 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर हैं, जबकि सामने वाला 1 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर है। क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें यहाँ पे कोई भी डू स्किल का यूज करने की जरूरत है? यहाँ पे सभी लोग जियो यान और बेई के बारे में ही बात कर रहे थे। हालांकि जो यान ने तो इन सभी बातों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन बेई इन बातों को जितना ज्यादा सुन रहा था उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा आता जा रहा था, क्योंकि उनमें सब कोई उसकी बेइज्जती और उसका मजाक ही उड़ा रहा था। आखिरकार बेई अब काफी ज्यादा नाराज होकर अनकंट्रोल हो जाता है और इसके बाद उसके दिल में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा होता है कि उसे किसी भी हालत में जो यान को मारना है। और इसके बाद वो जुयान की तरफ चार्ज होता है और इसके बाद वो जुयान की तरफ चार्ज होते हुए कहता है, यान जियो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इसके बाद वो एक पावरफुल ब्लेड को अपेयर करता है जो कि अब तक जुयान के सिर से बस टकराने ही वाला था। हालांकि वो ब्लेड नीचे गिरता है कि तभी अचानक चारों तरफ लाइट फैल जाती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोयान का वो स्टोन फ्लोर जहां पे जोयान बैठा हुआ था उससे धूल का एक तिनका भी नहीं हिला था, ना ही उस ब्लेड से किसी को कुछ हुआ था। यह देखकर बेई को काफी ज्यादा शौक लगता है क्योंकि उसने अपनी पूरी पावर को उस ब्लेड में चार्ज कर दिया था और इसके बाद वो जोयान के ऊपर पूरी पावर के साथ अटैक कर रहा था। फिर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। यह देखकर बेई को कुछ भी समझ में नहीं आता। हालांकि बेई काफी ज्यादा शौक था, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए वो अपने ब्लेड को फिर से चार्ज करता है और उसके ब्लेड से काफी पावरफुल मर्डरस ऑरा रिलीज हो रहा होता है। साथ ही साथ उसने अपनी पूरी डुइकुई को अपने ब्लेड पे ही चार्ज कर दिया था, जैसे काफी पावरफुल लाइटिंग रिलीज हो रही थी और उसे देखकर यही लग रहा था कि 2 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर भी इसे हल्के में तो नहीं लेगा। लेकिन जो यार अब भी चिल तरीके से बैठा होता और उसे इसे अटैक से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी बेई जोयान पर उस ब्लेड से अटैक कर देता है और वो ब्लेड जोयान से 10 फीट से भी कम की दूरी पर होता है और बिल्कुल जोयान के सिर तक आ चुका होता है। जैसे ही वो ब्लेड जोयान के पास आता है तो जोयान एक पावरफुल ऑरे को फील कर सकता था, जिसके कारण जोयान की भौहें ऊपर उठती हैं, क्योंकि जोयान को ये फीलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। जोयान को इस ब्लेड ने एक मर्डरस ऑरा फील कराया था। तभी बेई कहता है, यानजियो मरने को तैयार हो जाओ, याद रखना अगले साल इसी दिन तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। हालांकि जोयान उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है, जबकि वो ब्लेड जोयान को बस लगने ही वाला था, लेकिन जोयान ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि जैसे उस ब्लेड से उसका कोई लेना देना ही ना हो। हालांकि कोई भी देख सकता था कि जोयान की आंखों में हेवनली फ्लेम्स धीरे धीरे इकट्ठा होती जा रही है, लेकिन बेई जो कि बिल्कुल पागल हो गया था वो जोयान की आंखों में बदलाव नहीं देख पा रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि जियोयान इन कुछ सेकंड में अब उसका क्या ही बिगाड़ पाएगा। इसीलिए वो ब्लेड को जियोयान की तरफ शूट करता है। उसे लग रहा था कि अगर वो यहाँ पे जियोयान को मार डालेगा तो उसका नाम और भी ज्यादा लोग जानेंगे और वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा कि उसने 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर को मारा है।
हालांकि यहाँ पे गूली और चीलिन तुरंत ही इंटरफेयर करने के लिए रेडी थे, लेकिन उन्हें जोयान की पावर पर पूरा ट्रस्ट था, इसीलिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया था। हालांकि एल्डर गूली पहले ही इंटरफेयर कर चुके होते, लेकिन उन्हें पता है कि बाहर ओल्ड डेमन हु बैठा हुआ है और अगर वो इंटरफेयर करेंगे तो वो भी इस चीज में इंटरफेयर जरूर करेगा और उन्हें आकर रोक देगा। हालांकि जब सभी लोग झिझक रहे थे तो बेई का ब्लेड जोयान के पास तक पहुंच चुका था और बस 1 ही इंच दूरी पर था, जो कि अगले ही मूवमेंट जोयान से टकराता और जोयान वहीं पर नरकवासी हो जाता। तभी बेई कहते चलो और उसे रोको, और इसके बाद गूली और चीलिन तुरंत ही एक साथ बाहर निकलते हैं कि तभी उनके सामने एक वॉइस आती है, तुम दोनों ने इस बूढ़े को इग्नोर कर दिया है क्या। और इसके बाद उन दोनों के सामने ओल्ड हुआ प्यार होता है, जो कि गूली और चीलिन को रोक देता है। तभी गूली कहते हैं कि ओल्ड डेमन हु, तुम्हारी ताकत मेरे बराबर ही पावरफुल है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि मेरे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर 2 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर है। तुम मुझे तो ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन चीलिन को ब्लॉक नहीं कर सकते। और इसके बाद वो जुआन की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि तभी ओल्ड डेमन हु कहता है कि ये आप नहीं कह सकते कि मैं उसे ब्लॉक कर सकता हूँ या नहीं, चलिए एक बार कोशिश करके देखते हैं कि क्या होता है। और इसके बाद वो दोनों के सामने खड़ा होकर उन्हें जबरदस्ती रोकना स्टार्ट कर देता है। हद है, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि राइटर कौन सा नशा करके लिख रहा है, कौन से चोर बाजार से इसने ये नशा खरीदा है। मतलब यहाँ पे इन दोनों की फाइट शुरू हो गई, लेकिन जोयान के पास अभी भी वो ब्लेड 1 इंच दूर है। मैं इस राइटर से बस यही पूछना चाहता हूँ कि ये इतना चूतियापा क्यों करता है, क्यों। खैर चलो अपन आगे चलते हैं। ओल्ड डेमन वो तुरंत ही अपनी एक क्लॉ से अटैक करता है, जिसके कारण गूली के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बदल जाते हैं और इसके बाद वो उसके अटैक को रोकते हैं। गूली के अटैक और उसके अटैक के टकराने के बाद गूली 3 कदम तक पीछे चले गए थे। दूसरी तरफ चीलिन को भी जोयान के ऊपर आ रहे उस ब्लेड को रोकने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और उन्हें पता था कि वो जोयान के पास तक नहीं जा पाएगा, इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है, बेई तुम यहीं पे रुक जाओ, अगर तुमने उस पर अटैक करने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्योंकि चीलिन का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे और चिल्ला भी रहे थे। हालांकि बेई उनकी बात को सुनकर इविल स्माइल पास करता है और भी ज्यादा गुस्से में वो ब्लेड जोयान के ऊपर गिरा ही देता है। एल्डर गूली के तो फेस इंप्रेशन ही काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं कि बेई उसकी बात को मानने को ही तैयार नहीं था। देखते ही देखते वीआईपी सीट में एल्डर जुआन भी काफी ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं और उन्हें जोयान को देखकर काफी ज्यादा डर भी लग रहा होता है कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। हालांकि तभी वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हैं। सभी लोग आपस में नारा लगाने लगते हैं कि यानजियो वास्तव में एक मॉन्स्टर है, क्योंकि उन सभी लोगों ने देखा था कि जोयान ने इस अटैक को रोक दिया है। चीलिन और गूली भी काफी ज्यादा हैरान थे, साथ ही साथ वहां पर बैठे काफी सारे हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर भी देख सकते थे कि जोयान बिल्कुल एक बीस्ट और मॉन्स्टर की तरह ही लग रहा था, क्योंकि जोयान का जो एक राइट हैंड था वो ड्रैगन हैंड में चेंज हो चुका था। साथ ही साथ जोयान की पूरी बॉडी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी में एक्टिवेट हो गई थी और साथ ही साथ जोयान की बॉडी के ऊपर ड्रैगन फिनिक्स आर्मर को भी देखा जा सकता था। जोयान इस टाइम पे इस लेवल तक पहुंच चुका था कि वो एक ही थॉट के साथ इन सभी को एक्टिवेट कर सकता था। यहाँ पे जोयान का हैंड जो कि ड्रैगन में चेंज हो चुका था वो उस ब्लेड को कसकर पकड़े हुए था, वो भी 2 उंगलियों से। ये ब्लेड का और जो कि दुनिया की किसी भी चीज को काट सकता था, जोयान ने 2 उंगलियों से ही रोक दिया था, क्योंकि जोयान ने वॉइड लाइटिंग बीस्ट की पावर को भी अब्सॉर्ब कर लिया था। इसीलिए जोयान की जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी और बेई और उसका ये ब्लेड तो जोयान के लिए कोई भी खतरा नहीं था। साथ ही साथ जोयान की किंग क्लॉन्ग ग्लास बॉडी और ड्रैगन फिनिक्स एशियन आर्मर के सामने तो बेई बिल्कुल बच्चे की तरह लग रहा था। बेई जोयान को देखकर काफी ज्यादा शौक होता है कि जोयान इतना ज्यादा पावरफुल है, उसने तो ये कभी भी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उसने अपनी जिस डू स्किल पर काफी ज्यादा प्राउड फील किया था वो तो जोयान के सामने 2 उंगलियों पर ही रोक दी गई थी। तभी जोयान कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मेरे लिए तो मोडी भी मैच नहीं है, फिर आप किस हिसाब से मेरे से फाइट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि तुमने पहले ही ये बेवकूफ़ी कर दी है। इसीलिए मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लिए तुमसे छुटकारा पाने का एक एहसान करूंगा। जोयान की बात को सुनने के बाद तो बेई के होश ही उड़ जाते हैं और वो अपने दिल में डरते हुए जोयान की तरफ चिल्लाते हुए कहता है, चिंता मत करो यानजियो, तुम क्या करना चाहते हो। मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन का अल्केमिस्ट चीफ हूँ, मैं चीफ अल्केमिस्ट हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते। अगर तुम मुझे मारोगे तो अल्केमिस्ट एसोसिएशन के तुम दुश्मन बन जाओगे। उसकी बात को सुनकर जोयान कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी इतनी चीजों को देखने के बाद भी मैं तुम्हें छोड़ दूं? अगर तुम मौत से इतना ही डरते हो तो फिर तुम ऐसे काम करते ही क्यों हो? तुम सच में काफी ज्यादा शोर करते हो। और इसके बाद जोयान अपनी उन 2 उंगलियों की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और
उसके ब्लेड को तुरंत ही टुकड़ों में तोड़ देता है। और इसके अगले ही मूवमेंट में बेई कुछ कह पाता कि तभी जोयान की आंखों से दो फायर लाइट निकलती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है और बेई से जाकर टकरा जाती है, जिसके बाद बेई जो कुछ भी कहना चाहता था वो सब वहीं पर रुक जाता है और एक सस्पेंस का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद बेई की जो बॉडी होती है एक आफ्टर इमेज की तरह धीरे धीरे गायब हो जाती है। सभी को लग रहा होता है कि यह एक आफ्टर इमेज है। हालांकि पावरफुल लोग ही जान सकते थे कि जोयान के हेवनली फ्लेम ने उसे जलाकर खाक कर दिया है और उसका शरीर तुरंत ही राख में बदल गया है। तो इसी के साथ अब ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड पे, तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो और चिल करो। ओके, बाय।